ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਖਾਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਕਲੋਥਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਧੋ ਲੈਣੇ, ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ, ਤਪਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਾਦਰਾਂ ਲਪੇਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅੰਡਰਗਾਰਡ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, 8 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਗੁरुद्वारा बाबा दीप सिंह। अस्सलाम वालेकुम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोनी धरती पाकिस्तान के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ जो इस वक्त स्क्रीन पे आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और एक सिख लीडर हैं जो कि इस वक्त अमेरिका में हैं और यहाँ से हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। मगर इनसे पहले मैं ख़वातीन व हज़रात एक चीज़ का ज़िक्र करूँ कि 1 नवंबर 1984 इस वक्त दुनिया में जितने सिख रहते हैं, या जितने वो लोग जो इंसाफ पसंद हैं, या जितने वो लोग जो मज़लूमों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जितने वो लोग जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, उनके लिए ये 1984 का ये महीना और ये टाइम यकीनन एक ऐसा तकलीफ़ देह अमल है कि जिससे इंसानियत ने अपने आप को गुज़रते हुए देखा। और जो जुल्म और जो ज़्यादती इस वक्त सिखों के साथ हुई, उस वक्त उसका अहवाल बयान करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब। सर, थैंक यू सो वेरी मच एंड वेलकम टू सोनी धरती पाकिस्तान जी। तारिक यानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और अपने सुनने वालों के रूबरू करवाया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आई होप कि हम किसी अच्छे ऐसे मौके पे बात कर रहे होते जहां हम कोई वैसाखी की बात करते या कुछ और खूबसूरती की बात करते। बदकिस्मती से हमें आज पहली दफ़ा मौका भी मिला, तो उस मौके पे जब यकीनन दिल आंसू, वो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना, खून के आंसू रो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन को बताएं कि ये 1 नवंबर 1984 का बैकग्राउंड क्या है, और ये कैसे ये जुल्म अपनी ही फ़ौज, अपने ही लोग जो अपने आप को ये कहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके मुहाफ़िज़ होंगे, तो उन्होंने ये जुल्म जब शुरू किया तो उसकी क्या वजूहात क्या थी, क्या वजह क्या थी सर? देखिए क्यानी साहब, रंजो गम जिंदगी में, पर्सनल लाइव्स में भी होते हैं, और कौमों की जिंदगी में जब खास तौर पे लीडर गलत फैसला लें तो वो कौमें कई बार दहाइयों तक और कई बार सदियों तक उन गलत फैसलों का जो है वो अंजाम उनको भुगतना पड़ता है। सो हमारी नाअहल लीडरशिप ने 15 अगस्त 1947 के दौर में जो एक अहमकाना फैसला लिया, उनके पास चॉइसेस थी एक अलग मुल्क खालिस्तान की भी, और जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उस वक़्त की अकाली क़यादत को ऑटोनमस स्टेटस विद इन पाकिस्तान की ऑफर भी की, और उसके लिए उन्होंने 2-3 बार जो अलग अलग लीडर्स थे, मास्टर तारा सिंह और खुद वो इवन पटियाला भी आए जहाँ की यादविंदर सिंह वहाँ के महाराजा थे, लेकिन समहाउ
हमारी लीडरशिप उस वक्त की कांग्रेस के जाल में फंसी हुई थी। गांधी, नेहरू, पटेल और इन सभी का वो चक्रव्यूह था जिसमें इनके बहुत सारे ऐसे इकरार जिनको अगर मैं बयान करने लगूं तो सारा प्रोग्राम इसी में निकल सकता है। पर मुख्तसर सा अगर कहना हो कि उनमें था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन भारत में मंजूर नहीं होगा जो सिखों को मंजूर ना हो। और नेहरू की जो लास्ट स्टेटमेंट जो कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन भी बनती है 1946 में, जिसमें उसने कहा कि I'll have no objection if the brave Sikhs of Punjab are given a province in the north of India so that they may also be able to experience the glow of freedom. So ये सभी इकरारनामे जो थे उसने हमारी लीडरशिप को अपना इंडिपेंडेंट मुल्क का फैसला लेने से रोक के इनके साथ इल्हाक की लाइन आई। और क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं 37 साल पहले जो नस्ल कुशी दिल्ली, कानपुर, बोकारो और भारत भर के अलग अलग सूबों में सिखों की गई, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से ज्यादा सिख, जिनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और औरतों के साथ जबर जना भी हुआ, उस पे बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि एकदम बाद आज़ादी के हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन, 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आता है, 15 अगस्त को भारत वजूद में आता है और एकदम बाद 10 अक्टूबर 1947 को एक सर्कुलर जो पटेल होम मिनिस्टर थे उनकी ओर से और पंजाब के उस वक्त के जो 12-13 जिले ईस्ट पंजाब के बचे, उनके गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी थे, तो वो रेजोल्यूशन था, वो उनका सर्कुलर था टू द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स दैट सिख्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मेनेस टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज, कि ये जराइम पेशा कबीला है और कानून मानने वाले हिंदुओं के लिए खतरा है। सो यहाँ से हमारा जो कहना हो कि परसिक्यूशन का दौर शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सिख मजहब के तौर पे अलग मजहब मानने से भी इनकार किया जाता है। दोनों जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, दे रिफ्यूज टू साइन द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बेशक अब हम अपना रेफरेंडम या अपने खालिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिखों ने कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं है। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को जब रेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे मना रहा था, सिख इसको जो है वो ब्लैक डे के तौर पे मना रहे थे। और 47 से जून 84 तक 37 साल सिखों ने पीसफुल अंदाज में वो अपनी पंजाबी जबान की रिकॉग्निशन हो, अगर पंजाबी सूबा बनाया ही बनाया तो वाटर्स पे कंट्रोल रख लिया, कैपिटल निकाल दी। सो ये स्ट्रगल चलती रही और फाइनली हम खुशकिस्मत थे कि हमें एक शेरमंद शेरनुमा लीडर संत जरनैल सिंह भिंडा वाले मिले और उन्होंने जो बड़ा पीसफुल, बेशक पहले भी स्ट्रगल चल रही थी, पर जवानी को जैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया अपने किरदार के साथ भी, और उसका नतीजा था कि 1982 से 1984 के बीच 2 साल एक मोर्चा चला, धर्म युद्ध मोर्चा जिसका नाम था। 2 लाख सिखों ने उसमें गिरफ्तारी दी और उसी मौके पे 1 जून से 6 जून 1984 तक, क्योंकि जब हम 84 जेनोसाइड की बात करते हैं तो इसमें 2 जेनोसाइड हैं। 1 जून 1984 जब हमारे मुकद्दस दरबार साहब, जिसका संगे बुनियाद साईं मियां मीर जी ने लाहौर से आके रखा था, उस पे हमला होता है टैंकों तोपों के साथ, इंदिरा गांधी के हुक्मों पे होता है। जनरल वैद्या जो है वो उसकी कमांड करता है फौज की, और यही कारण था जो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का उसके 2 सिख बॉडीगार्ड्स सरदार बेअंत सिंह, सरदार सतवंत सिंह के हाथों मारे जाने का कारण था कि इंदिरा गांधी ने जून 84 में दरबार साहिब पे और 37 और ऐतिहासिक गुरुद्वारों पे फौज से टैंकों तोपों से हमला करवाया था। सो 31 अक्टूबर की सुबह 8:30 पौने 9 बजे के करीब इंदिरा गांधी जो है वो अपने किए की सजा पाती है, और राजीव गांधी जो उस वक्त कलकत्ता में था
वो वहां उसको एयरपोर्ट दिल्ली पे वापस आता है और के बजाय कि कोई सीनियर कांग्रेसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। राजीव गांधी मिनिस्टर भी नहीं था इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, ज्ञानी जैल सिंह उसको प्राइम मिनिस्टर का हल्फ देते हैं और इमीडिएटली बाद वो अपनी किचन कैबिनेट बनाता है जिनमें 4-5 बड़े कातल, जिनको 2-3 को सिखों ने सजा भी दी, लेकिन उनमें वो जो है वो उनका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है HKL भगत, जगदीश टाइटलर भी है और उसके साथ साथ 1-2 और एमपी जो के उसकी कातल गैंग के हैं। सो ये जो जब हम नवंबर 84 की बात करते हैं, ये रॉयट्स नहीं है। बेशक हमारे पंजाब ने 47 के पागलपन का दौर भी देखा है, वैशीपना, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, लेकिन जो नवंबर 84 में होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड है। क्राउड्स को कांग्रेस के लीडर लीड करते हैं, उनके साथ पास वोटिंग लिस्टें हैं और अकेली दिल्ली में ही एक अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 हजार तक सिख मारे जाते हैं, जीते उनको जलाया जाता है, बच्चों को गैसों पे रख के रोस्ट किया जाता है और ये कत्ले आम कानपुर में, बोकारो में, जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट खास तौर पे स्टेट्स थी वहां पे होता है। और अगर डिनायल की बात करें, जैसे हर जेनोसाइड कमिट करने वाला डिनायल में होता है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेता है और पहली तकरीर जो रामलीला ग्राउंड में करता है, जब हजारों सिख मारे जा चुके थे स्टेट स्पॉन्सर्ड इस जेनोसाइड में, तो राजीव गांधी कहता है कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती कांपती है। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है ज्ञानी साहब के 37 साल बीत चुके, इंदिरा गांधी के बाद से अब नरेंद्र मोदी तक 1 दर्जन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर बने, 2 बार पगड़ीधारी मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन और कमीशन भी नानावती कमीशन से लेके मिश्रा कमीशन से लेके नानावती कमीशन तक 1 दर्जन के करीब कमीशन और कमेटियां भी बनी। हजारों लोगों के कातल आज भी, कुछ तो मर गए, HKL भगत जैसा 1-2 को सजा सिखों ने दी, लेकिन आज भी जगदीश टाइटलर जैसे लोग जिनको राजीव गांधी ने मिनिस्टर बनाया, और 2 दिन पहले सोनिया गांधी ने इसी मेन जगदीश टाइटलर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी वो लाए हैं। सो ये सब कहानी है जो कि एक जनरेशन अब गुजर गई, बहुत सारे जो इवन विटनेसेस थे इस जेनोसाइड के वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, और ये उनके जो थोड़े बहुत संजीदा पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं कि अगर नवंबर 84 की नस्ल कुशी के जिम्मेवारों को सजा दी जाती तो फिर 2002 में जो मोदी और अमित शाह ने हजारों मुसलमानों की गुजरात में नस्ल कुशी करके किया, वो नहीं होना था। सो अब तो एक के बाद एक ये एक आम सी बात होती जा रही है। अकलियतें जो हैं वो आज हिंदू तवियों के निशाने पे हैं, लेकिन इसका आगाज सिख कौम के हवाले से स्लोली 15 अगस्त 1947 से एकदम बाद होता है, लेकिन जून 1984 के बाद और नवंबर 84 के बाद फिर 10 साल पंजाब में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा सिख नौजवानों की नस्ल कुशी की गई, मास क्रिमेशंस की गई। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, किसी और वक्त पे हम डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, मैं इस पे एक ख्वातीन हज़रात, मैं अपने ख़ास तौर पे जो हमारे सिख व्यूअर्स हैं उनके लिए आज मैं ख़ास बात का जिक्र करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा उस टॉपिक को टच किया है अपनी बात में, और वो है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को तस्लीम नहीं किया जाता, एज अ अलग रिलीजन, एक अलग उनकी आइडेंटिटी नहीं मानी जाती। मगर इससे भी ज़्यादा जो किसी कौम की अगर तारीख़ ख़त्म कर दी जाए तो उसका मुस्तकबिल, उसका माजी अगर ख़त्म कर दिया जाए, उसके ज़हनों से मिटा दिया जाए, तो उसका मुस्तकबिल ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। मैं डॉक्टर साहब बात करना चाहूँगा, एक आज पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से सिखों की जो तारीख़ है उसको मिटाने की कोशिश की गई। जब सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को जलाया गया और उससे पहले वहाँ से जो
किताबें निकाल के छुपा दी गई और गायब कर दी गई जो आज तक नहीं दी गई, जिसमें आपके जो गुरुओं के हाथ के लिखे हुए नुस्खे थे, और इसके अलावा बेशुमार ऐसी किताबें जो इवन उर्दू और फ़ारसी तक की किताबें थी, वो सब कुछ जो सिखों से वो विरसा छीन लिया गया, इसलिए कि ये सिख आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो जान ना सकें कि उनका माजी कितना ताबनाक था या वो कितना बड़ा था। डॉक्टर साहब, कुछ इस बारे में कहें कि इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी की सैकड़ों से ज़्यादा किताबें, हज़ारों से ज़्यादा किताबें गायब कर दी जाती हैं, उठा ली जाती हैं, और वो आज तक सिख कौम को वापस नहीं की गई? उस पर कुछ बताइए। देखिए ज्ञानी साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। बहुत बार हमारे लोग जब जेनोसाइड लफ्ज आता है तो इसको सिर्फ वो फिजिकल जेनोसाइड ही समझते हैं। आज ये दुनिया में माना जाता है कि जेनोसाइड फिजिकल भी है, स्टैटिस्टिकल भी है, कल्चरल भी है, हिस्टोरिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है। अगर आज हम 3 किसान कानूनों की बात करें तो ये फाइनल स्टेप है उनका इकोनॉमिकल जेनोसाइड पंजाब में, जहां सिख रहते हैं, जिसको चाइनीज कहते हैं, टू ब्रेक द राइस बॉल। आपने सिख रेफरेंस लाइब्रेरी की बात की। 3 जून 1984 को फुल स्केल अटैक होता है। 6 जून तक पहुंचते दरबार साहब में फौज का पूरा कंट्रोल होता है। 5 और 6 जून की दरमियानी रात संत भिंडरा वाले शहीद हो जाते हैं। और सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को, जो कि एडजॉइनिंग थी, दरबार साहब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, 8 जून को आर्मी के बहुत बड़े ट्रक वहां आते हैं और उसमें से बहुत सी लूट के उनको ट्रंकों में, क्योंकि वहां जो लाइब्रेरियन बाद में उनकी एक टेस्टिमनी है और एक लोकल इंस्पेक्टर पुलिस थे पंजाब पुलिस के 150 से ज्यादा ट्रकों में भर के वो स्टफ ले गए और बाद में रेफरेंस लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। और ये कहा गया कि जी उस लड़ाई में आतंकवादियों का जो है वो उनके गोली से वहां आग लगी। और आज तक भी, और 37 साल हो गए, बहुत बार अकाली भी सेंट्रल मिनिस्टर में रहे, और एक बार जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वाजपेयी गवर्नमेंट में, उन्होंने माना था कि वो स्टफ हमारे पास है, लेकिन आज तक हमको नहीं दिया गया। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि खल्लू खारे या हॉलोकॉस्ट या जेनोसाइड तो होते हैं और वो हमने पहले भी फेस किए, लेकिन जो उनमें 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं सदी तक का जो बचा हुआ हमारा, खासतौर पे ऑथेंटिक गुरु ग्रंथ साहिब के हाथ लिखत जो नुस्खे थे, जहाँ आपने जैसे बात की है, बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, पर्शियन के, फारसी के। उन्होंने जो जफरनामा लिखा था वो पर्शियन में था, और बहुत सारा और हिस्टोरिकल जो हमारा विरसा था उनको वो लूट के ले गए, उसको जला दिया। लेकिन आज तक, और अब तो हम ये देख रहे हैं कि आज जब हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर को, आज हजारों सिख पंजाब से वो चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एक तो नस्ल कुशी का तो है ही है जो दुनिया भर में हो रहा है कि कैसे पंजाबी जबान को भी अब जितनी रिकॉग्निशन वहां सिखों ने दिलाई थी, अब नेशनल सिलेबस में से उसको खारिज किया जा रहा है। और पंजाब में भी जो है वो उस किस्म का हिंदी हिंदुस्तान जो इनका मुतालबा है आरएसएस का पिछले 100 साल से, वही एजेंडा लागू किया जा रहा है। इवन पंजाब में जो साइन बोर्ड है बड़ी सड़कों पे, अब अगर हम ये देखें कि ननकाना साहिब या पंजा साहिब की तरफ जो सड़कें जाती हैं, बेशक पाकिस्तान में 25-30 हजार सिख रहते हैं, लेकिन उन्होंने यकीनी बनाया कि वो जहाँ पे उर्दू में है, गुरमुखी स्क्रिप्ट में भी होते हैं, लेकिन पंजाब जहाँ पे 65% के करीब सिखों की पॉपुलेशन है, हालांकि ये स्टैटिस्टिकल जेनोसाइड करके उसको 60% बना देते हैं, वहां से पंजाबी अब गायब की जा रही है गुरमुखी स्क्रिप्ट। सो मैं तो ये कहता हूँ कि ये टोटल वॉर है सिखों के खिलाफ, सिख कौम के खिलाफ, और ये एक हिस्सा है कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप अब इन्होंने फाइनली इकोनॉमिकल जेनोसाइड का जो स्टेप उठाया हुआ है किसान कानूनों के नीचे। 800 से ज्यादा किसान पिछले 1 साल में 26 नवंबर से वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं सरक रही, क्योंकि उन्होंने सिखों को लॉक स्टॉक एंड बैरल
डिस्ट्रॉय करने का अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट किया हुआ। डॉक्टर साहब, ये बात आपने जो बताई इस रेफरेंस लाइब्रेरी के हवाले से, वो यकीनन एक ऐसी तकलीफ दह बात है जिस पे सबसे ज़्यादा आई थिंक एहतजाज होना चाहिए। मैं एक छोटा सा सवाल मैं बग़ैर नाम लिए आपसे एक मैं वाक़या भी शेयर करता हूँ और उस पे मैं अपनी तकलीफ़ का इजहार भी करूँगा। एक कर्नल साहब हैं यहाँ पे, मुझसे मिले आज से काफ़ी 5-6 साल पहले की बात है। तो ही वॉज पार्ट ऑफ बेसिकली जो जो फौजी दस्ता जो जिसने हरमंदर साहब पे अटैक किया था। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि कर्नल साहब, आप खुद सिख हैं, तो आपको कैसा लगा कि जब आप अपने बूटों समेत आप वहाँ घुसे और आपने उस पूरी बिल्डिंग के ऊपर बमबारी की, तो आपको तकलीफ़ नहीं हुई? मैंने उनको एक मिसाल दी, डॉक्टर साहब शायद आपको भी यकीनन याद होगी कि खाना काबा पे कुछ ईरानियन टेररिस्ट ने अटैक करके कब्ज़ा कर लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए जब पाकिस्तानी कमांडोज गए थे तो उन्होंने वहाँ पे चूँकि एक है कि खून नहीं बहाया जा सकता, तो वो गन्स तो छोड़ें, वो एक चाकू तक लेके नहीं गए थे और शूज़ भी पहन के नहीं अंदर गए थे। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कर्नल साहब, आपको आज एहसास होता है कि आपने ये गलती की थी? तो कहने लगे बड़े फ़ख्र से, उसने कहा कि मैं क्यानी साहब, अगर मुझे आज दोबारा मिले तो मैं यही कुछ करूँगा। आप यकीन कीजिए कि आज इस बात को 6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, ना मैंने आज तक उनका फ़ोन कॉल सुनी, ना मैंने उनसे बात करनी गवारा की। ना मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरा मकसद ये नहीं है, मकसद ये है इस पे कहने का कि ये जो कौम के अंदर लोग हैं, इस तरह के लोग, उनके बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए क्यानी साहब, अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं, अंग्रेज किसी भी जमाने में अपने 200 साल के भारत के रूल में और पंजाब पे उन्होंने 98 साल राज किया, कभी उनकी गिनती 30,000 से ज्यादा नहीं थी प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक बात। और जब उन्होंने मुल्क छोड़ा, 33 करोड़ के ऊपर वो राज करते थे। अगर आप उनकी टेक्निक देखें, ये जो राय बहादुर, सरदार बहादुर, खान बहादुर और सर से लेकर ये नंबरदार, जैलदार तक, ये सारा मर्सनरी जो उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, जिन्होंने वो फौज जिसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, मराठे भी थे, राजपूत भी थे, जो अपनी सरजमीन के लिए नहीं यूनियन जैक के लिए लड़ते थे। तो ये जो एक मर्सनरी जिनकी कंडीशनिंग की हुई है माइंड की, ये लोग जो उन्होंने तैयार किए, जाते वक्त वही सिस्टम, वो जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बनी है, और शायद पाकिस्तान के हवाले से भी अगर आप वो जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, जब हम देखते हैं कि भाई उन्हीं लोगों से ये ब्यूरोक्रेट हैं, पर ये तो आदमी को आदमी नहीं समझते, तो आप बिना ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम की मेंटालिटी को समझे बिना आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप आर्मी में देखें, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि वहाँ 2 कल्चर हैं विद इन आर्मी। एक तो सूबेदार मेजर के लेवल तक का आम फौजी है, जो रब से, खुदा से, वाहिगुरु से डरता है, वो उसके जिंदगी में भी कोई ना कोई इंसानियत है। और एक कल्चर जो इंडिया में खास तौर पे मैंने नोटिस किया है, सेकंड लेफ्टिनेंट से अबव तक, वही ऑफिसर कल्चर जो व्हाइट मैन का वो कल्चर क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि अंग्रेज ही कमीशन्ड ऑफिसर हुआ करते थे सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक। सो वो आम जवानों को ब्लडी जवान ही कहेंगे, उनके साथ मिक्स भी नहीं होंगे, उनका एक अपना कल्चर है। और यही एक कारण है, अगर आप देखें कि जून 84 में जब हमला होता है दरबार साहब पे, 8 से 10 हजार सिख फौजी बगावत करते हैं, 4,000 के करीब तो रामनगर बिहार से निकलते हैं, पूना से, पुंछ से, लेकिन सूबेदार मेजर रैंक से ऊपर आपको कोई ऑफिसर नहीं मिलता है। कर्नल चीमा, उसका कोर्ट मार्शल किया कि उसने रोका क्यों नहीं। और मैं इसको उस ब्रिटिश सिस्टम, हालांकि ये अलग बात है कि जिसने अंदर डिफेंस को कमांड किया, जो जनरल सुबेग सिंह जिनको हम कहते हैं, जो कि एक सेलिब्रेटेड जनरल था उससे पहले इंडियन आर्मी के लिए, पर जब उसे करप्शन के
जो उसने नहीं की थी, इल्जाम लगा के बाहर फेंका गया है, तो उसी वक्त उसका अंदर की सिक्खी जागी और वो संत भिंडरांवाले के पास आए और उन्होंने जो अंदर डिफेंस था, जो कि एक्सीलेंटली उन्होंने डिफेंड किया, कमांड किया। अदरवाइज मैं समझता हूं कि ये जो फौजी कल्चर है, ऑफिसर कल्चर, ये उसी तरह का ही है जैसे ये गोरे साहब हों और पहले ये अपने साहब की आशी करते हैं जब नौकरी में होते हैं, बाद में ये गोल्फ खेल के या पैग लगा के सौ के, ये इनको कोई आप देखेंगे इनका कोई रब पे भी यकीन नहीं होता है। ये बिल्कुल और तरह की नस्ल जो मर्सनरी क्लास है, ये उन्होंने क्रिएट की हुई है। वैसे एक्सेप्शंस आर देयर। कोई आपके प्रोग्राम को ऑफिसर भी सुन रहे हो, वो ना समझे, मैं जनरलाइज इसलिए किया है मैंने कि ये आपको फिनोमिना समझना पड़ता है। और ये अकेला फौज के हवाले से नहीं है, ये सवाल होता है कि पंजाब में 80% से ज्यादा पुलिस जो है वो सिख है उसमें, और उन्होंने अपने लड़कों को कैसे मारा है, उनको कैसे टॉर्चर किया। तो फिर मैंने ये कहना होता है कि आप जलियांवाला बाग से लेके उस वक्त देखो, ऑफिसर बेशक कोई माइकल ऑडवायर था, गवर्नर या मौके पे डायर था, पर सोल्जर कौन थे? तो ये मर्सनरी कैरेक्टर अंग्रेज दे के गए, और इसी की ये बदौलत है कि इन्होंने अपनी जमीर जो है उसको मारा हुआ है, बिल्कुल अपनी पहले तनख्वाह के लिए और बाद में अपनी पेंशन के लिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक तकलीफ़ की बात है और दुख की बात है कि ये हमारे यहाँ ये इस तरह के जो वो जिसको कहते हैं ना काठे अंग्रेज़, ये बहुत हैं, और इस तरह की सोच के लोग तो बेतहाशा हैं। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं कि आज एक चीज़ दुनिया ने देखी और बड़ी कामयाबी के साथ इंग्लैंड में जो इस वक्त रेफरेंडम के हवाले से काम हुआ है, वोटिंग हुई है, और बहुत बड़ी भारी तादाद में लोगों ने वहाँ पे वोट डाला है, अपने हक का इस्तेमाल किया रेफरेंडम के हवाले से। तो ये डॉक्टर साहब क्या है और क्या चाहते हैं सिख इससे? देखिए, पहले मैं ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे 1-2 मिनट जी बात जी कर लूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही बेशक ब्रिटिश और इनका अलायंस जीता, लेकिन ये इतने कर्जाई हो गए कि ये जो इनकी कॉलोनीज थी उनको इन्होंने देखा कि ये अपने जेर नहीं रख सकते लंबा वक्त, और फिर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का लीग ऑफ नेशंस फेल हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस जो है वो होंद में आती है 1948 तक पहुंचते हुए, और उन्होंने उस यूएन चार्टर में, और जो बाद में कुछ जिनीवा प्रोटोकॉल बनते हैं, कुछ कन्वेंशंस बनती हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो बेसिक राइट माना कि किसी की मर्जी के खिलाफ आप उनको अपने कब्जे में नहीं रख सकते। और यही कारण है कि अगर हम देखें कि उसके एकदम 10 साल तक 1960 तक पहुंचते हुए कितने मुल्क बनते हैं, आजाद होते हैं, वो ब्रिटिश कॉलोनीज और दूसरे भी जो यूरोपियन कॉलोनियल्स थे। और ये अगर यूएन के माध्यम से बात करें कि यही फिनोमिना था जब नेहरू लेके आया केस कश्मीर का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहां भी जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेबिसाइड का रेजोल्यूशन करती है, जो कि बाद में 13-14 रेजोल्यूशन इसी तर्ज पे हैं, तो ये भी यही है कि लोग फैसला करें कि उन्होंने क्या चुनना है। जैसे कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन किसको कश्मीरी चुनेंगे, ये उनके जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन उनका लुबे लबाब है। अब अगर सिखों के हवाले से बात करें तो मैंने जैसे पहले कहा कि अगस्त 47 से जून 84 तक 37 साल पीसफुल तरीके से पंजाबी सूबा मोर्चा, धर्म युद्ध मोर्चा, इस सब का जो है सिखों ने अपने हकों के लिए स्ट्रगल की। टैंकों तोपों से हमले के बाद जैसे संत भिंडरांवाले, उनका एक कोट अक्सर हम कोट करते हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि जी हम इनके साथ रहना चाहते हैं, मेजॉरिटी अक्सरियत हिंदुओं के साथ, मगर बराबर के शहरी बन के, गुलाम बन के नहीं। जिस दिन भारतीय फौज के नापाक पैर दरबार साहब की हदूद में पड़े, खालिस्तान की नींव रखी जाएगी।
सो एक हम समझते हैं कि जून 84 में ही फाइनल जो डिसीजन था बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड सिख्स वो डिसाइड हो गया था, लेकिन फिर भी फॉर्मली 26 जनवरी 1986 को एक बहुत बड़ा इकट्ठ अकाल तख्त जो टेम्पोरल सीट है सिखों की उसके सामने किया गया। लाखों सिख उसमें उन्होंने शिरकत की और 5 मेंबरी पंथक कमेटी बनाई गई कि ये लीड करेगी सिख कौम को। और उस 5 मेंबरी पंथक कमेटी ने 29 अप्रैल 1986 को खालिस्तान की डिक्लेरेशन की, जो एक डॉक्यूमेंट है, आप गूगल पे सर्च करके निकाल सकते हैं। उस डिक्लेरेशन को हम वही मान्यता देते हैं जो कि 4 जुलाई 1776 की डिक्लेरेशन अमेरिकन 13 कॉलोनीज की थी कि रिजॉल्व और विल टू बी फ्री। बेशक उसके बाद अमेरिका में 4 साल जिसको रेवोल्यूशनरी वार कहते हैं वो चली। सो एकदम 84 से लेके 94-95 तक 10-11 साल पंजाब में एक हथियारबंद लड़ाई सिखों ने लड़ी, क्योंकि फौज के ही कब्जे में था। उसमें जैसे मैंने कहा फेक स्टेज एनकाउंटर भी हुए, लेकिन सिखों ने इंदिरा गांधी को भी पनिश किया, जनरल वैद्य को भी किया। 1700 के करीब पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार, उनमें उस वक्त का पंजाब का चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह भी शामिल था, जो 31 अगस्त 1995 को मारा गया। लेकिन एक दहाई के बाद हुकूमत ने बहुत जुल्म करके पंजाब में हथियारबंद संघर्ष को तो कुचल दिया, लेकिन अलग अलग तरीकों से डायस्पोरा में से किस पीरियड में जब पंजाब में नस्लकुशी चल रही थी, तो बहुत बड़ी गिनती में सिख हिजरत करके अमेरिका, कनाडा, यूके और अब तो ऑस्ट्रेलिया, इजराइल में भी आए। एक अंदाजे के मुताबिक 5 मिलियन के करीब सिख इस वक्त डायस्पोरा में है। तो डायस्पोरा के सिखों ने, क्योंकि यहाँ तो हम इन मुल्कों के कानूनों के तहत ही काम करते हैं, कोई वायलेंस की यहाँ जरूरत भी नहीं है और जगह भी नहीं है, लेकिन डायस्पोरा सिखों ने अलग अलग वक्त से अलग अलग तरीकों से अपना जो है वो अपनी आवाज को बुलंद किया। और फाइनली मैं ये क्रेडिट सिक्स फॉर जस्टिस को दूंगा कि उन्होंने ये समझा कि अब हमें थोड़ी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। बेशक लफ्ज हम खालिस्तान ही, यही हमारा निशाना है, यही हमारी मंजिल मकसूद है, पर उसको इस ढंग से बनाएं ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, क्योंकि इंडियन हुकूमत ने इस पीरियड में हमारी सारी खालिस्तान की स्ट्रगल को दहशतगर्दी के खाते में डाल दिया, टेररिज्म। और अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद अगर आप दुनिया भर की फ्रीडम मूवमेंट्स देखें तो फ्रीडम फाइटर, मिलिटेंट और टेररिस्ट, ये तीनों ही टेररिस्ट बन गए। और ये इस मुहिम का ही नतीजा था, क्योंकि इसी वक्त हमने देखा कि जैसे ईस्ट तैमूर का 1993 के करीब वहाँ यूएन के ऑस्पिसेस के नीचे वहाँ जो है वो रेफरेंडम होता है और ईस्ट तैमूर इंडोनेशिया से अलग होके एक अलग मुल्क बनता है। और इसी तर्ज के ऊपर बेशक ये रेफरेंडम नॉन बाइंडिंग है। आप कनाडा में हैं, आपको मालूम है कि कैसे 1980 और 1995 में क्यूबेक ने भी जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट की मर्जी से जो है वो रेफरेंडम किया। दोनों बार बेशक मेजॉरिटी ने कनाडा में रहने का फैसला किया। सो ये जो रेफरेंडम जिसका कल आगाज हुआ है लंदन में, हाँ, उस सेंटर से जो कि क्वीन एलिजाबेथ सेंटर है, इसका एक सिंबॉलिज्म भी है। ब्रिटिशर्स ने हमारी सॉवरेनिटी खत्म की थी 1849 में। 1947 में यही मेन थे जो कि वहां छोड़ के सभी को आ गए। सिविल वॉर भी ना होती अगर ब्रिटिश कॉलोनियल्स अपना फर्ज जो है ठीक ढंग से निभाते, और सिखों को भी इनमें इन द लर्च इन्होंने छोड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये एक प्रॉपर प्रोसेस, और ये महज कोई प्रोपेगेंडा लाइन नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड बैलेट एसोसिएशन जो कि जिसने नॉर्थ कुर्दिस्तान में भी जो है वो करवाया हुआ है रेफरेंडम। इसी तरह स्पेन की जो स्ट्रगल है जिसमें कैटालोनिया, वहां भी ये इन्वॉल्व रहे। सो एक प्रोसेस के तहत वोट्स रजिस्टर की गई, और ये जो है 15 अगस्त 2020 को होना था रेफरेंडम, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए उनको पोस्टपोन करना पड़ा। और अब इसका आगाज 31 अक्टूबर भी इसीलिए दिन चुना गया
क्योंकि ये वो दिन था जब दरबार साहब पे हमला करने के लिए इंदिरा गांधी को सजा याफ्ता किया गया था, और लंदन में कल जैसा रिस्पांस था वो देखने वाला था। हजारों की गिनती में सिखों ने पार्टिसिपेशन की, और ये जो मुहिम है ये स्लोली सभी जगह पे होगी आने वाले वक्त में। लेकिन जिसको कहते हैं कि जैसे पंजाबी का एक शेर है कि झलक सुंदर तो रोशन पंद होए की गम जे सिर ते पंडा भारियां ने। डॉक्टर साहब यकीनन सिख आई थिंक इसके ऊपर, मगर डॉक्टर साहब मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि 1986 की जिस रेजोल्यूशन की आपने बात की है तो उसको हम खालिस्तान की करारदाद कह सकते हैं, खालिस्तान की आज़ादी की करारदाद? जी 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 जी, उसकी हेडलाइन ही खालिस्तान दा ऐलान नामा है। अच्छा जी। और उसकी बिगनिंग ये है, इसकी बिगनिंग ये है कि भी अज तो सिखा दा अपना वतन खालिस्तान होएगा, जिथे खालसे दियां चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे ते दसां नोहां दी किरत कमाई करन वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होवेगा। और उस डिक्लेरेशन में टुवर्ड्स द एंड अलग अलग मुल्कों की हुकूमत को भी ये अपील की गई है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, पाकिस्तान शामिल है, कि हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। और उसमें कहा गया है कि हम अब एक इंडिपेंडेंट मुल्क के लिए जो है वो अपनी स्ट्रगल को जो है वो अनफोल्ड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, मगर थोड़ा सा मुझे आगे बता दें कि अब ये ख्वातीन हज़रात जो इंग्लैंड में लंदन में हुआ है रेफरेंडम, आपने देखा 31 अक्टूबर को, और बहुत बड़ी तादाद में जिसमें लोगों ने शिरकत की। आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा लोग, और ये क्वीन एलिज़ाबेथ II सेंटर में हुआ, और यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोगों की ये अंदाज़ा था कि उससे ज़्यादा लोग वोट देंगे। और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, और ये उसके बाद ये आएगा आई थिंक USA में और अमेरिका में, और उसके बाद कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आखिरी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि ये इंडिया में पंजाब के अंदर ये आखिरी इसका होगा। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसका सीक्वेंस यही होगा या कोई और है? जी देखिए एक बात मैं यहाँ और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय हुकूमत ने लंबा वक्त 20 साल से ज्यादा तो खालिस्तान की स्ट्रगल को, क्योंकि पंजाब में 10 साल मिलिटेंट स्ट्रगल थी, उसको दहशतगर्दी के खाते में डाला। लेकिन इसके बावजूद कि सिक्स फॉर जस्टिस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे पीसफुली इंटरनेशनल लॉ के तहत काम कर रही है, लेकिन भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन को भी दहशतगर्द बनाया है। और इवन जो इनके प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट है, उनकी जमीनें जो खानदानी, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी, उनको भी कन्फिस्केट किया हुआ है। और इवन वहाँ जो थोड़े बहुत किसी ने कभी रेफरेंडम 2020 के पोस्टर लगाए या झंडा लहराया, उनके ऊपर भी सेडिशन और टेररिज्म के जो हैं वो एक्ट लगाए हुए हैं। सो जाहिर है कि बहुत कुछ जो है वो काफी सिक्स फॉर जस्टिस जो करते हैं उसकी एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी जरूरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डायस्पोरा में ये पहले होगा, और शायद क्योंकि फरवरी 2022 में पंजाब असेंबली की इलेक्शंस होने जा रही, 5 साल पूरे हो जाने। सो एक ये भी है एक स्टेज पे एक प्रेस स्टेटमेंट थी कि जब फरवरी में पंजाब में वो भारतीय गवर्नमेंट इलेक्शन करवा रही होगी, हम जो हैं वो इसको रेफरेंडम करेंगे। लेकिन ये उनका परव्यू है कि वो आने वाले वक्त में कहाँ कहाँ क्या क्या तारीखें देते हैं। डॉक्टर साहब आपकी स्ट्रगल को और आपकी जो ये लगन है, आपकी जो आप जितने खद्दा पेशानी से और जितनी आप हमेशा एक खड़े हैं, जैसे वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो डरा नहीं, वो भागा नहीं, वो कहीं आगे पीछे नहीं हुआ, बल्कि उसने सामने खड़ा होके बात की और जवाब दिया, और एक बहादुरी से आपने न सिर्फ इन चीज़ों को फेस किया है बल्कि आपकी पूरी कौम ने
जो कुर्बानियाँ दी हैं वो यकीनन पूरी दुनिया के इंसाफ पसंदों के लिए, आज़ादी पसंदों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और मेरी दुआ है कि हमारे सिख भाई जहाँ पे हों, हमारी कश्मीरी भाई जहाँ पे हैं दुनिया में, वो अपनी आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे हैं, हमारा साथ हमेशा आपके साथ है सर। और हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी कौम को सलाम पेश करते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो हमारे दिल से बहुत करीब हैं। आपको खराश आती है तो आप यकीन करें कि हमारे सीने में दर्द होता है, हमारे दिल में दर्द होता है, और हम इसी तरह महसूस करते हैं। आखिर में डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमाना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी। देखिए ज्ञानी साहब, आपके ये बहुत ही काइंड और प्यारे और दिल में जज्बातों से डूबे हुए लफ्ज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। मैं तो अक्सर इस बात का झंडा बरदार हूँ पिछले ऑलमोस्ट 4 दहाइयों से कि जो कॉमनैलिटी जिनको अल्लामा इकबाल ने, जब इस कॉमनैलिटी की, जब हम ईमान की बात करते हैं, तौहीद, एक रब के साथ वो जुड़ाव जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था जब उन्होंने नानक नज़म बांगे दरा जी हाँ। में खराज अकीदत गुरु नानक साहब को पेश किया, तो उन्होंने कहा था कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये तौहीद यकीनन। की सांझ भी, और गुरु नानक साहब की बानी पाई मर्दाने की रबाब, जो पाई मर्दाना उनके 40 साल सफरों के साथी हैं जहां जहां वो गए। और फिर साईं मियां मीर, जिससे गुरु अर्जन साहब वाह। ने पालकी भेजकर लाहौर से उनको मधु किया और उन्होंने संगे बुनियाद रखा। और आज भी अगर हमारी सिख कौम की पीड़, दर्द और अंदर की जो हमारी तकलीफ है उसको कोई समझता है तो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने करतारपुर साहिब का कॉरिडोर, जो कि 9 अगस्त 2019 को खोला गया, और ये भी एक खूबसूरत चॉइस थी, कोइंसिडेंस नहीं थी कि जब ये 9 नवंबर को खोला गया, वो अल्लामा इकबाल का जन्मदिन था, उनका बर्थडे था। और इसने इस सांझ को और भी करीब लाए। यही कारण है कि ये 9 नवंबर से सिर्फ मार्च के पहले हफ्ते तक ही करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला रहता है। इन 4 महीनों में जितने सिख वहां भारतीय कब्जे वाले पंजाब से या रेस्ट ऑफ इंडिया से गए, जो उन्होंने मोहब्बत और प्यार वहां देखा, इंडियन गवर्नमेंट जिसने इन सारे 75 सालों में सिखों में एक, वहां के जो खास तौर पे रहने वाले हैं उनमें एक नफरत भरी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ये एक ऐसा प्यार का जो है वो सैलाब था जिसने उनको फिक्र में डाल दिया कि ये तो इतने करीब एक दूसरे के। तो मैं तो आपके इस माध्यम के जरिए से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आप पाकिस्तानी भाई बहन हमें देते हैं। और खालिस्तान के लिए भी मेरा तो हमेशा ही यही मानना है कि जो मुल्क सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करेगा वो पाकिस्तान होगा। यकीनन। इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं। यकीनन डॉक्टर साहब, यकीनन। और मैं एक छोटा सा वाक़या आखिर में आपको सुना के और फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा सर। आप बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अपने बिजी वक्त में से हमें टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, मेरी बात हो रही थी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे करतारपुर साहब के, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इतने मुख्तसर अरसे में आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कर लिया जिसमें 2.5 किलोमीटर का एक ब्रिज भी शामिल था। तो पाकिस्तान में तो हमारी हालत ये होती है कि प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फिर पता लगता है कि साल हर साल वो चलता रहता है। तो ये कैसे किया आप लोगों ने? तो उसने मुझे कहा कि कैनी साहब, एक तो बात आपको मैं समझ नहीं सका खुद कि 3 शिफ्टों में काम होता था, यानी 24 घंटे काम होता था। और कहता है कि मज़े की बात है कि हमारे मजदूर आमतौर पे जो होता है ना कि वो काम चोरी करते हैं, तो ऐसे लगता था कि जैसे वो कोई अपना घर बना रहे हैं, बड़ा दिल से उस पे काम हो रहा था। तो हमें कहता, हमें खुद नहीं पता कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया, मगर ये प्यार की, एक मोहब्बत की निशानी है सर। हमारा दिल चाहता है कि ये पंजाब में ख़ास तौर पे हमारा कोई बॉर्डर ना हो, हम सारे एक बहनों भाइयों की तरह जैसे हम सदियों से रहते थे वैसे ही हों। ये दुआ के साथ आपसे सर इजाज़त भी, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर।
आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर साहब। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब हमारे आज मेहमान थे। ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें हम चाहते थे कि किसी ऐसी शख्सियत को लिया जाए जो न सिर्फ़ ये कि तारीख़ को समझते हों, न सिर्फ़ ये कि वो इस बात को समझते हों कि इसका बैकग्राउंड क्या है ये सारे किस्से का। इसमें जो ख़ास चीज़ जिसके ऊपर हमने आज डिस्कशन की और जो मेरे दिल के बहुत करीब थी और जिसकी मुझे तकलीफ़ भी सबसे ज़्यादा थी, वो ये थी कि जब मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो लाइब्रेरी जो सिख रेफरेंस लाइब्रेरी को लूटा गया जिस अंदाज से, और जिस अंदाज से वहाँ से किताबें चोरी की गई, वो यकीनन सिख कौम का विरसा हैं, सिख कौम का माजी हैं। सिख कौम के लिए वहाँ से एक पूरी उनकी जो विज़डम है वो ड्रॉ होती है। जो उनके गुरुओं के हाथ के लिखे हुए नुस्खे हैं उसमें मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा मुतालबा है कि वो सिख कौम को वापस किए जाएं। आइंदा नस्लों को उनसे बहुत सीखना होता है। ये हमारा जो माजी होता है, ये किसी भी कौम की तारीख़ उससे छीन लेने का मतलब ये होता है कि हम उस कौम से, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर नफ़रत करते हैं कि हम उनकी तारीख़ तक उनसे छीनना चाहते हैं ताकि उनको कुछ अंदाज़ा ना हो आइंदा आने वाली नस्लों को। जो डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हालत ये है कि दुनिया में शायद एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिखों का जो फैमिली लॉज हैं, जो फैमिली शादियाँ जैसे होती हैं या और जितने डोमेस्टिक लॉज जो फैमिली लॉज हैं वो वहाँ पे वो हैं। न सिर्फ सिख एज अ रिलीजन के तौर पे तस्लीम होते हैं बल्कि उनके ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं वो सिख अपने रिलीजन के मुताबिक उनको अदा भी कर सकते हैं। ये एक जो रेफरेंडम की बात हुई, रेफरेंडम मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिख कौम ने इस इतने बड़े कारनामे को पूरी दुनिया के सामने करके दिखाया है लंदन में, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यकीनन जब कनाडा में आएगा, जब अमेरिका में आएगा, जब ऑस्ट्रेलिया में होगा, जब बाकी जगहों पे होगा, तो पूरी दुनिया इसको देखेगी और इस बात को रिकग्नाइज़ करेगी कि सिख क्या सोच रखते हैं। वो अपनी आज़ादी से कम किसी चीज़ पे राज़ी नहीं हैं। कोई कौम अपने सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम के ऊपर इस तरह से जुल्म किया जाना और इस तरह से उनके ऊपर ज़्यादती होना वो बर्दाश्त नहीं करती। यकीनन आज के दिन का पैगाम भी यही है कि सिखों ने उस जुल्म को बर्दाश्त करने से इनकार किया, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। तमाम दुनिया के लोगों को ये हक़ है कि जिस तरह कश्मीरी 70 साल से उस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, वो यकीनन अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जो आज़ादियाँ हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, हर चीज़ के लिए वो लड़ सकते हैं। उनका राइट है और हम उनके साथ खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा।